हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो एक बार कार्यक्रम से जुड़ चुके, लगातार जुड़ रहे सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज का वेबिनार का जो विषय रखा गया है बड़ा ही समसामयिक, आजादी का अमृत महोत्सव, नए युग की नारी। आजादी का अमृत महोत्सव समसामयिक है। इसके साथ जो उप शीर्षक के रूप में जुड़ा हुआ मुख्य शीर्षक नए युग की नारी, वो सदैव प्रासंगिक रहा है। और इसी विषय पर आज हमारे विशिष्ट वक्ता, मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर आर.के. सिंह इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। चूंकि विषय नए युग की नारी है और इस पर सशक्त हस्ताक्षर हैं हमारे मुख्य वक्ता जी, और आज आप लोग अपने ज्ञान के आयाम को माननीय डॉक्टर सर के द्वारा विस्तार देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इसके साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर नीरज सिंह को आमंत्रित करूंगा कि वो कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे मुख्य वक्ता का परिचय कराते हुए जो आज का विषय रखा गया है आजादी का अमृत महोत्सव, नए युग की नारी, उसकी एक रूपरेखा देंगे या कार्यक्रम में जुड़ चुके जितने भी लोग हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, उन अपेक्षाओं को रखेंगे, जिस पर मुख्य वक्ता अपने संक्षिप्त समय में ज्ञानवर्धक व्याख्यान दे सकें। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर नीरज सर को। डॉक्टर नीरज सर। धन्यवाद दीपक जी। इस वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे समस्त प्रतिभागियों का मैं महाविद्यालय के तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय ने एक वेबिनारों की श्रृंखला का आयोजन और उसी कड़ी में ये तीसरा व्याख्यान महाविद्यालय के इस आभासी मंच से। आज का शीर्षक है आजादी का अमृत महोत्सव, नए युग। क्योंकि 2022 75 वर्ष पूरे हुए, सरकार ने यह तय किया कि दांडी मार्च से लेके मई 2022 तक, यानी कि 13 मार्च 2021 से लेके मई 2022 तक हर सप्ताह बनते राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हर आयामों को हर हफ्ते एक नए ढंग से दिखाया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले सप्ताह ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च को महिला दिवस के रूप में, महिला सप्ताह के रूप में हैशटैग नई भारत की नारी का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में इस वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। नए युग की प्रश्न उठता है कि आजादी का अमृत किस अर्थ में आजादी का अमृत? आजादी का अमृत ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत स्वतंत्रता सेनानियों के स्वाधीनता का अमृत, आजादी का ये अमृत नए विचारों का अमृत, आजादी का ये अमृत नए संकल्पों का अमृत, यह आत्मनिर्भरता का अमृत, यह जागरूकता का अमृत और यह सशक्त होती नारी का अमृत। नए युग की नारी कुछ और नहीं है बल्कि वह उन पुरातन परंपराओं का प्रतिकार है जिसने उसे वर्षों की उपेक्षा के हाशिए पे किनारे रखा है। नई स्त्री हर उन बेड़ियों को तोड़ने का साहस करती है
जिसने उसके शारीरिक मानसिक स्वच्छंदता पर बंधन आरोपित किया। प्रश्न यह उठता है कि 21वीं सदी में विश्व जब मंगल ग्रह पे पहुंच रहा है तो महिला सशक्ति कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या 75 सालों में महिला सशक्त नहीं हो पाई? मुझे एक पंक्ति याद आती है, अबला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ अबला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरुष और नारी में एक मुख्य अंतर हो जाता है कि वो बल से कमजोर, और इसी का दुष्परिणाम है कि वह सदियों से कहीं ना कहीं पुरुष के छत्र छाया में जीवन गुजारने लगे। समय समय पे देखा जाए तो सुरक्षा या पारिवारिक सुरक्षा की एक सोच, एक दीवार खड़ी कर दिया, और उसके दीवार के अंदर नारियों को केवल घुटना लिया। दीवार इतनी ऊंची है कि दासत्व वाली भावना न बाहर जा पाती है और स्वतंत्रता के विचार न अंदर आ पाते। मध्य युग से हम इसी नियति को भोगते हैं। अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सदैव से नारियों की ऐसी स्थिति नहीं थी। प्राचीन काल में, वैदिक काल में हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत ऊंची थी और उनको स्वतंत्रता प्राप्त, वो धार्मिक क्रियाएं में भाग लेती थी और साथ ही संपन्न कराती थी। गार्गी, मैत्री, ऐसे अनेकों नाम जिन्होंने समाज में पहचान बनाई। कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में नारी समाज मात्र सत्तात्मक है। अब वैदिक काल उठाते हैं तो जितने आपको मिलेंगे पुरुष जिन्होंने उस कालखंड पे हस्ताक्षर किया, उनका नाम पिता के नाम से नहीं चलता, माता के नाम से चलता। जैसे गंगा पुत्र भीष्म, कौंतेय, गंधारी नंदन। इससे ये पता चलता है कि नारियों का अधिकार क्या। समय आगे बढ़ता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी मां के नाम से आए, और उस समय भी लगता है कि स्त्रियों की सशक्त भागीदारी। लेकिन उसके बाद स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगती है जब तक पूर्ण आक्रमण प्रारंभ हो, और देखते हैं कि पहला सती प्रथा का केस, पहला सती प्रथा उत्तर गुप्त में मिलता है। लेकिन स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब अरब और तुर्कों का कत्ल, और उस समय महिलाओं को एक चारदीवारी के अंदर पहुंचना है, जहां बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर जैसी बहुत सारी कुरीतियां आ गई। 19वीं शताब्दी तक आते आते समाज एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाता है कि स्त्रियों का अस्तित्व ही नहीं रहा। कभी वह बचपन में पिता के नाम से जानी जाती है, जब युवावस्था में आती है तो पति के नाम से जानी जाती है, और जब बुजुर्ग हो जाती है तो बच्चे की मां के रूप में जानी जाती है। अगर उस समय कोई पूछ दे कि तुम्हारा नाम क्या था, शायद उसका नाम कुछ था ही नहीं, ना उसको याद था, और जिसका नाम ही नहीं हो समाज में उसकी भागीदारी के बारे में क्या करना। लेकिन जब देश आजाद हुआ, 75 सालों में हमने मील के पत्थर दूरियां तय की। हर क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ा और नारियों ने कदम से कदम मिला के पुरुषों की भागीदारी में इस राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण। लेकिन अभी भी बहुत कुछ। जब हम अपने वर्तमान में खास करके 20 सालों में जब महाविद्यालय में जाते हैं और लड़कियों की उपस्थिति को देखते हैं तो हमको लगता है कि समाज में कितना प्रगति, क्या ये प्रगति पूर्ण है? मुझे लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ शेष है, बहुत कुछ करना है। अगर हम भारत में अपने 50% दिमाग का उपयोग कर लिया तो हमको महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव नए युग की नारी शीर्षक के साथ किसी मुद्दे को लेके हम आपके बीच में उपस्थित हुए। एक जयशंकर प्रसाद की मुझे पंक्ति याद आती है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष सुकुत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन नारी केवल श्रद्धा का विषय नहीं बनना चाहिए, वो अधिकार बोध से युक्त नेतृत्व कर्म
लगता है कि इतने सालों में, इतने कालखंडों में, खास करके 75 सालों में जो परिवर्तन हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी, चरण दर चरण वो आगे की तरफ बढ़ी, तो ये सबसे बड़ा दृष्टि पारखी नजर समाज शास्त्रियों की, जो उसकी व्याख्या कर सकते हैं, जो बतला सकते हैं, जो उनके उन्नयन के बारे में भविष्य में बतला सकते हैं। और हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारे बीच एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो इस क्षेत्र में जिनका विशेषज्ञता हासिल। हमारे बीच में डॉक्टर रतंजय कुमार सिंह जी महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर उपस्थित हैं व्याख्यानकर्ता के रूप में। मैं इस मंच पर उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं, 16 साल अध्यापन से इन्होंने नित नए आयामों को छुआ। जहां तक इनके शोध विषय का सवाल है तो इनका शोध विषय ग्रामीण समाज में बदलते शक्ति के प्रतिमान, और पूरा एक अध्याय इन्होंने महिलाओं में, इनके अंदर जो रिसर्च हो रहा है वो 2 रिसर्च महिलाओं के विकास की। और ये बहुत गर्व का विषय है कि पूर्वांचल से लेके 2 यूनिवर्सिटी जो इस प्रदेश के बाहर है, उसमें कम से कम 4 ऐसे शोधकर्ता शोध कर रहे हैं जिनके ये मार्गदर्शक हैं, जो महिलाओं से संबंधित। आज वो हमारे बीच में इस शीर्षक पे है। मुझे लगता है कि उनसे बढ़िया इस शीर्षक की कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। मैं इस मंच पर उनका पुनः स्वागत करता हूं और बिना समय जाया मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। डॉक्टर रतंजय कुमार सिंह। इस राष्ट्रीय वेबिनार कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से संरक्षकत्व प्राप्त है आदरणीय प्राचार्य जी का, आदरणीय उप प्राचार्य जी, जिन्हें मैं अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस राष्ट्रीय वेबिनार के आयोजन के सब कुछ करता धरता के रूप में आदरणीय डॉक्टर नीरज सिंह जी और दीपक जी को हम हृदय से इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहेंगे कि ऐसे नवीनतम शीर्षक को लेकर वेबिनार का आयोजन किए। साथ ही इस वेबिनार की श्रृंखला के मुख्य सूत्रधार महाविद्यालय परिवार के वरिष्ठ प्राध्यापक, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अजय सिंह जी, जिनकी उपस्थिति इस राष्ट्रीय वेबिनार में है। साथ ही डॉक्टर विवेक पांडे जी, जो कि ऐसे कार्यक्रमों की पहल करना और उन्हें परिणाम तक ले जाने की बात करना उनके स्वभाव का एक अहम हिस्सा है। उनकी भी उपस्थिति है, उन्हें भी हम सादर नमन करते हुए सीधे विषय पर उतरने की कोशिश करते हैं। वास्तव में आज का जो शीर्षक निर्धारित किया गया वह कहने के लिए तो बहुत सारे लोग राजनेता स्तर से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति आदि इत्यादि ऐसे भी समूहों
से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति आजादी की बात बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े प्रतिमानित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और लगभग जहां तक अपना मानना है, हमारा मानना है कि ऐसे लोगों के द्वारा आजादी की प्रारंभिक और अद्यतन दोनों सीमाओं का संबद्ध करना लगभग एक सुखद एहसास दिलाता है। हम आजादी पर बहुत ज्यादा न टिककर डायरेक्ट विषय की ओर चलना चाहेंगे, लेकिन एक चीज हमारे समझ में आता है जिसे हम यहाँ कहना उचित और श्रेयस्कर समझते हैं। आजादी का अभिप्राय केवल इतना ही नहीं होता कि संवैधानिक स्तर पर हम गुलामी की जंजीरों से अपने आप को मुक्त करा लिए, हम आजाद हो गए, अब हमारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता का रूप भी ले ले तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। यहां हमें एक चीज, चूंकि राजनीति विज्ञान के लोग भी हैं, वो जानते होंगे कि हम जब भी हमारी क्रियाशीलता होती है, जब भी हम समाज में अपने आप को लेकर उतरने का साहस करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम संविधान के आच्छादन में स्वयं को क्रियाशील करना अपनी नियति मान लेते हैं, अपने आप को तब श्रेष्ठ मानते हैं। स्वयं की गतिविधियों का संचालन करना तब और उचित ठहराने का प्रयास करते हैं जब संवैधानिक दायरे हमें स्वयं घेरे हों या हम स्वयं अपने ऊपर संवैधानिक चादर को ओढ़ रखे हों। आज स्थिति आजादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारियों को या नए युग के नारियों की समीक्षा करने की इसलिए और बढ़ जाती है कि जहां प्रांजल सुचिता का प्रश्न होता है, स्वाभिमान, स्वावलंबन, गंभीरता, ईमानदारी आदि इत्यादि जब एकीकृत हो करके मानव को गतिशील करे, निरंतरशील करे, तब तो वास्तविक संवैधानिक आजादी के मायने समझ में आते हैं। अन्यथा के हालात में हम अपने आप को केवल इतना ही मानते हैं कि हम कभी अंग्रेज की गुलामी से बंधे हुए थे, हमको कभी बड़ी मानसिक और शारीरिक यातना दी जाती रही, हमारे कुछ क्रांतिकारी लोगों के माध्यम से हम लोग स्वतंत्र करा दिए गए। ये सारी चीजें केवल चिंतन की चीजें बचती हैं। विषय बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है तब जब हम संविधान की सीमा और स्वयं के क्रियान्वयक रूपों में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते। संविधान हमें कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हर व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता होती है, संविधान कह देता है। अब उस मौलिक स्वतंत्रता का व्यक्ति कहां पालन कर रहा है, कहां उसका दोहन कर रहा है और कहां उसे गिरावट के सीमा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। बात बहुत लंबा विषय हो जाता है, उस चीज को हम बार बार दोहराते रहें, आजाद हुए आजाद हुए आजाद हुए तो हमारी ये स्वायत्तताएं हुई, ये निजताएं हुई, हमारी जो भी ग्रामीण या शहरी परिस्थितियां थी वो अंग्रेजों के द्वारा जकड़ी थी। दुनिया भर की चीजों को कहते हुए हम केवल अपने आप में बहस का मुद्दा बनाते हैं, वास्तविकताओं से बहुत दूर हो जाते हैं। अंतिम रूप में हम केवल इतना ही सोचने और समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक रूप से आजादी कैसी होनी चाहिए। ये जब विद्वानों की लंबी बहस
छिड़ती है तो विद्वानों की बहस में जो तत्व निखर कर सामने आते हैं वे तत्व होते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी प्रगति हो और हमारी वास्तविक आजादी की संकल्पना हम 75वें वर्ष में हैं। कुछ ही माह बाद हम 75 वर्ष की सीमा भी पूरी कर लेंगे। उन तमाम दशाओं में हम कौन सी ऐसी संकल्पनाओं को साकार रूप देने का प्रयास करें जिसे वास्तविक आजादी कहा जाए। तो विद्वानों की एक लंबी बहस होती, विद्वान समूह की लंबी बहस होती है और उस लंबी बहस में जो चीज छनकर सामने आती है वह यह कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मावलंबी भारत, ये सारी संकल्पनाओं को लेकर हम साथ चलें, लेकिन एक चीज का आच्छादन हो उस पर। आच्छादन किस बात का हो कि हम अपने आप को उस स्तर तक ले जाएं कि विश्व के गुरु, जिसे वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम विश्व गुरु बनने की प्रबल चेतना लेकर के क्रियाशील हैं। हमारी नैतिक क्रियाएं, हमारे सदाचरण के व्यवहार और हमारी स्वतंत्र और मौलिक अभिव्यक्तियां हमें श्रेष्ठता के, उच्चता के उस धरातल तक उस स्तर तक ले जाएगी जहां से हम विश्व को मार्गदर्शन करेंगे, विश्व का मार्गदर्शन करेंगे, विश्व को इस दिशा में दिखने का प्रयास करेंगे कि हम विश्व गुरु के रूप में हैं। जो हम कहेंगे, उन्होंने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो प्रथम भाषण का प्रथम सूत्रपात ही उन्होंने किया, संगच्छध्वं संपदन्ध्वं संभो मनासि जानिताम, अर्थात एक साथ चलें, एक साथ बोलें, एक भाषा बोलें, एक ही क्रिया के सहभागी बने। अभिप्राय इसका यह कि हमारी साथ साथ चलने की वृत्ति निश्चित ही हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत, नेक भारत की संकल्पनाओं को साकार करेगी। यही संक्षेप में आजादी के अमृत महोत्सव का एक संकेत है, आजादी के अमृत महोत्सव की एक स्वस्थ विचारधारा का रूप है। जहां तक आजादी की बात आती है तो हम विशुद्धतः एक कहीं ठहराव लेने की बात नहीं करते, बल्कि हम विभिन्न क्षेत्रों की ओर अपने आप को गतिशील रखना चाहते हैं। नारी क्षेत्र, युवा क्षेत्र, रोजगार परक क्षेत्र, व्यवसायियों का क्षेत्र, कर्मचारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, राजनेताओं का, विभिन्न क्षेत्र पृथक पृथक अंदाज में बटे हुए हैं कि वहां हम नारियों के वहां हम लोगों के हितों की बात कितनी कर सकते हैं, लोगों को कहां तक सुरक्षित रख सकते हैं, कहां स्वतंत्र रख सकते हैं, कहां उन्हें संवैधानिक आईना दिखा सकते हैं, ये सारी बातें एक सैद्धांतिक रूप धारण करती है और लोगों के सामने परोस दी जाती है। इसी सब कड़ियों में एक कड़ी जो अहम रूप धारण करती है वह कड़ी है नारी की स्थिति, नारियों की दशा। बिना किसी यद्यपि तथापि के, बिना किसी किंतु परंतु को हम यह कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक नारियों के बारे में अनेकानेक व्याख्यानमाला, अनेकानेक सेमिनार, न जाने कितने भाषण संभाषण होते आ रहे हैं, परंतु हम निष्कर्ष रूप में कुछ भी कह सकने के लिए अपने आप को सशक्त नहीं पाते। अब जरा सा चिंतन यह करना होगा, हमारी बातें हो सकती हैं कि बड़े ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न कर देने वाली हो कि हम निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम क्यों नहीं नारियों को एक सही मामले में
ये जता पा रहे हैं, ये बता पा रहे हैं, ये कहने का साहस कर रहे हैं कि वाकई में नारी महान थी, नारी महान है और नारी महान रहेंगी, ऐसा कह सकने के लिए हम क्यों प्रतिवाद के स्तर पर उतरने का प्रयास करते हैं? बिना किसी किंतु परंतु के हम इस बात को कहने का प्रयास करते हैं, यह पुरजोर तरीके से कहना चाहेंगे कि विभिन्न काल में नारियों की स्थितियों में बदलाव आता रहा है। हम पूर्व से लेकर अद्यतन तक की परिचर्चा करते हैं नारियों के, नारी अमुक काल में किस परिस्थिति का सहभागी रही है, अमुक काल में किस परिस्थिति को प्राप्त रही है, या वर्तमान समय में नारियों की क्या दशा है, या हम संभावनाओं की भी बात करते हैं तो भी असमंजसता ही हमको दिखाई पड़ती है कि नारियों की दशा अगर ऐसी होती रही तो कालांतर में, भविष्य में नारियों की क्या दशा होगी। इन सब चीजों को कह सकने की वास्तविक सटीक स्थिति नहीं बन पा रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक होता है कि स्थिति बनाने का प्रयास किया जाए। हम एक होकर के, समूहबद्ध होकर के, संगठित होकर के सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बोध करते हुए हम उस स्तर तक जाने का प्रयास करें जहां नारियों की स्वावलंबन शैली से लेकर नारियों के स्वाधिकारों तक की बात कभी आती है। स्वावलंबन की बात तो हम कर लेते हैं कि नारियां स्वावलंबित हों, नारियों में स्वावलंबन होना चाहिए, लेकिन स्वावलंबन की बात करना और स्वाधिकारों के प्रति सचेत न होना, हमें लगता है जहां तक समाजशास्त्री आईने में हम देखने का प्रयास करते हैं कि यह नारियों के साथ बेईमानी साबित होती है। अब हम प्रारंभिक युग जैसा कि विषय की स्थापना करते समय आदरणीय डॉक्टर नीरज सिंह ने यह बताया कि पूर्व वैदिक काल से लेकर आज तक नारियां सम्मानित दशा में रही हैं। बहुत सही उन्होंने कहा कि सम्मानित दशा में रही हैं, लेकिन उन्हीं काल में, उन्हीं दशाओं में, उन्हीं स्थितियों में हम यह भी पाते हैं, हमें यह भी जानकारी मिलती है अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के माध्यम से, या अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, कि नारी वास्तव में पूजनीय रही हैं, आदरणीय रही हैं, श्रद्धेय रही हैं। उनके अनेक ऐसे पक्ष रहे हैं जो मानवीयता की सूत्रधार के रूप में नारी की चर्चा करते हैं। सब कुछ सही है, सारी चीजें जायज हैं, लेकिन बीच बीच की स्थिति कुछ ऐसी भी होती रही है, हम भ्रामक ही सही, अब वह वास्तविकता रही है या भ्रम की स्थिति रही है, यह विद्वानों की बहस का मुद्दा बन जाता है। वास्तविकता अगर रही है तो हम वैदिक काल में नारियों की स्थिति देखने का प्रयास करते हैं तो उन्हें एक जो आदर का भाव प्राप्त था, जो सम्मान का भाव प्राप्त था, उन्हें जहां गुरु और ऋषि मुनियों की श्रेणी में रख करके नारियों की पूजा की जाती थी, वह काल भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद की स्थिति जब परिवर्तित होती है तो हम रामायण और महाभारत काल पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। वहां भी हम नारियों की स्थिति सुदृढ़ और श्रेष्ठ पाते हैं, लेकिन वहीं कहीं कहीं यह भी चर्चा होती है कि नारी एक वस्तु के रूप में, क्षमा चाहेंगे वस्तु कहना, इसलिए वस्तु कहना प्रासंगिक है कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने कराहते हुए पूरे सभा में यह कहने का प्रयास किया था कि जहां मातृशक्ति की उपेक्षा होती है
जहां नारी की उपेक्षा होती है वहां विध्वंस होना तय हो जाता है। और आज हमें वस्तु का रूप दे करके इस सभा में परोसा गया है, मुझे दुशासन के सामने लाकर खड़ा किया गया। दुर्योधन की गिरी हुई सोच, नारी के प्रति असम्मानित क्रिया का परिणाम मैं झेल रही हूं। मुझे वस्तु का दर्जा दिया गया। उस द्रौपदी का यह कहना एक महिला के लिए, एक मातृसत्ता के लिए, जिस मातृसत्ता को हम यह कहते हैं कि मातृशक्ति ही दैवीय चेतना है, मातृशक्ति ही आध्यात्मिक चेतना है, मातृशक्ति ही ब्रह्मांड की स्वामिनी है, उसी वस्तु का दर्जा दे दिया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय परिवर्तित होता है और जैसा कि विषय स्थापना में भी कहा गया और कुछ हमारी मौलिक सोच भी रही है, हमने नारियों में परिवर्तन की बात को स्पष्ट करने के लिए कई चीजों को अध्ययन करने की, समझने की और लोगों से जानने की कोशिश किया है कि वास्तव में नारी के स्थिति में जो परिवर्तन क्षण क्षण या काल काल में, प्रत्येक काल में परिवर्तन, क्षण क्षण परिवर्तन आया है, क्या उस परिवर्तन को अनदेखा करके हम आगे चल सकते हैं? उस परिवर्तन की चर्चा हम न करें। नारी ये परिवर्तन नहीं हुआ। पूर्व वैदिक काल में नारी महान थी, नारी महान है और नारी महान रहेगी, ऐसा कह के क्या विषय को वहीं बंद किया जा सकता है? नहीं। विद्वानों का समूह एकीकृत होकर के यह कहने का प्रयास करता है कि नहीं, ऐसे यह न तो बहस का मुद्दा है और न तो ये विवाद का मुद्दा है। विवाद और बहस दोनों से परे यह एक चिंतन का मुद्दा है। ये इशू ऑफ थिंक की बात है। जिस विचारधारा, जिस चिंतन में नारियों के प्रति सम्मान की बात आती है, उस विचारधारा का आदर करने वालों की लंबी फहरिस्त हो जाती है। हम उसके बाद सीधे आते हैं स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति, दो काल की चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व काल की जब चर्चा करते हैं तो रामायण महाभारत कालीन के बाद से जितने भी आक्रमण हुए होंगे, जितने भी हम अपनी भारतीय संस्कृति को विपरीत प्रकृति के लोगों के सामने झुकने के लिए दिखने या दिखाने का थोड़ा बहुत पक्ष सामने आया होगा, तो उन सब चीजों का जो निष्कर्ष होता है वह यह कि मुगल काल विशेषतः, हम चूंकि ब्रिटिश हुकूमत की भी बात नहीं करेंगे, ब्रिटिश हुकूमत की बात इसलिए नहीं करेंगे कि उतने बड़े दर्द और उतनी बड़ी दयनीयता की स्थिति को हम न कहते हुए सीधे हम अपने भारतीय परिवेश की नारियों में सांस्कृतिक, धार्मिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक आदि श्रेष्ठताओं के बल की परख करने का प्रयास करते हैं। हमें रामायण कालीन में एक चीज और देखने को मिला कि पर्दा प्रथा का वहां बिल्कुल ही प्रचलन नहीं था, बल्कि पर्दा प्रथा के रूप में सदाचरण की बातें थी। कभी देखा होगा, हम लोगों ने टेलीविजन में भी देखा होगा, रामचरितमानस में भी पढ़ा होगा, रामचरितमानस की व्याख्या भी सुने होंगे कि पर्दा बिल्कुल नहीं होता था। मां सीता, तारा, मंदोदरी आदि आदि ऐसी महिलाओं का वर्णन मिलता है रामायण कालीन दशाओं में, जिन्हें केवल सदाचरण की
नियति से जोड़ा जाता था कि सदाचरण उनमें कितना है, वे कितना नैतिक हैं, वे कितना पतिव्रता है, पति के साथ चलने की शैली। हम नहीं कहते कि पर्दा कर देने से पति का अपमान होता है, पर्दा कर देने से समाज का अपमान होता है, पर्दा करने से विद्वानों का विद्वता के क्षेत्र में अधूरी रह जाती हैं, लेकिन पर्दा की एक व्यवहारिक व्याख्या हम चूंकि कोट करना इसलिए न्याय संगत हो रहा है, बड़े ही संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। पर्दा शब्द को एक बंगाली हैं अरविंद दास, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, इस समय मिजोरम में वो कार्यरत है विश्वविद्यालय में। उन्होंने कहा था कि पर्दा शब्द मुगलों के काल से देखने को मिलता है। पर्दा का उन्होंने दो रूप बताया। एक तो उन्होंने बताया कि मुगल कहा करते थे कि पर्दा, पर का अभिप्राय हम लगाते हैं जो हिंदी भाषी हैं, पर का अभिप्राय दूसरे, दा का अभिप्राय श्रेष्ठता। लेकिन मुगल उसको दा का अभिप्राय दास, दा का अभिप्राय दीनहीन से लगाते थे। वो जो पर्दा प्रथा की बात करते थे वो घर के अला में जो कोई भी है वो दास के रूप में है, इसलिए पर्दे में रहना चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति में कहा गया कि दूसरा हर कोई, हम तो है ही है, हमारे अलावे हर कोई श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठता का सम्मान करते हुए हम पर्दा प्रथा की बात करते हैं। फिर अब हम कदम रखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नारियों की दशा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा यह निश्चित किया गया गरीबी उन्मूलन, पुनर्निर्माण और जितनी भी सामुदायिक विकास की योजनाएं थी उनमें महिलाओं के व्यक्तिगत सम्मान और महिलाओं के विकास की बात रखी गई। वहां से लेकर के हम दूर तक की यात्रा किए, 1995 तक की यात्रा किए। 1995 तक हमें महिलाओं की जो दशा देखने को मिली, चाहे वह शासन के द्वारा, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे वह राजनैतिक सोच के परिणाम के द्वारा, चाहे हमारी खुद की पारिवारिक और ग्रामीण परिस्थितियों के सुदृढ़ीकरण का पक्ष रहा हो, नारियों को सम्मानित और नारियों से अपेक्षा रखने का जो रूप देखने को मिला स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1998 और 99 तक, नारी के तीन रूपों पर विशेष बल दिया जाने लगा। नारी के तीन रूप, इसे तब और अधिक हमारे समझ में आना शुरू हुआ। इसके बीच तमाम सारे वर्क हो रहे थे, वैश्विक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक और प्रादेशिक स्तर तक विभिन्न तरह के
वर्क हो रहे थे, लेकिन तब हमें वास्तविकता समझ में आई जब 1999 में 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच कारगिल युद्ध हुआ। चूंकि नए नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्च में पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कमान संभाली गई और मार्च में कमान संभाली जा रही है। 1 महीने का समय व्यतीत हो रहा है, अप्रैल। 3 मई को कारगिल के युद्ध का आगाज होता है। 26 जुलाई तक युद्ध चल रहा होता है। इसके पूर्व नारी को चंडी का अवतार माना गया रहा होगा, नो डाउट। नारी को आयरन लेडी की संज्ञा दी गई होगी। आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी की संज्ञा दी गई। शेरनी कहा गया, न जाने कितने और अति विश्वासी, अति सुदृढ़ और बहुत ही व्यवस्थित नामों से उन्हें संबोधित किया गया। लेकिन वास्तविक रूप से 26 जुलाई 1999 के कारगिल युद्ध का परिणाम और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे स्वप्न दृष्टा के रूप में थे। वहीं से नारी के सशक्त होने और नारी के प्रति अति आदर भाव और नारियों को शक्ति का समग्र बनाने का क्रम शुरू होता है। वहां उन्होंने एक विशेष प्रकार का प्रयास किया और उस प्रयास में उन्होंने संबोधन करते हुए गुंजन सक्सेना नाम की पायलट, जिसने कारगिल युद्ध में न केवल आत्मविश्वास का परिचय देते हुए लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा, बल्कि उसने अनेक ऐसे युद्ध के कार्यक्रमों में वीर सैनिकों का साथ देने का साहस किया, जो एक वास्तव में सीधी साधी नारी के लिए संभव नहीं था। लेकिन उस गुंजन सक्सेना के अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और पराक्रम से अभिभूत होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह बुनियाद रखी गई कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह क्षेत्र चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, हर किसी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य कर दी गई। हमें जहां तक लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती है या हमारे लेख भी बताते हैं, हमारे ग्रंथ भी बताते हैं कि उसके पूर्व महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य नहीं थी, बल्कि महिलाओं की सहभागिता उनकी इच्छाओं पर निर्भर थी। और कभी कभी ये तो केवल संवैधानिक पक्ष था कि महिलाएं सहभाग कर सकती हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष यह था कि महिलाएं सहभाग नहीं कर सकती, इसलिए कि कमजोर हृदय की होती हैं, महिलाओं में आत्मबल नहीं होता, महिलाएं अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए महिलाएं जल्दी टूटने लगती हैं। दुनिया भर की बातें सामने दिखाई पड़ती थी। जब बुनियाद यह रखी गई तो पूरे राष्ट्र में एक दिव्य प्रकार का संदेश गया और महिलाओं में एक नवीन चेतना का जागरण हुआ। चूंकि हम समाज शास्त्र के लोगों को
बहुत कुछ अर्थों में धर्म की ओर जाने का बहुत मन करता है। वही काल रहा 1999 के काल में ही एक ऐसे मनीषी के द्वारा, एक ऐसी ऋषि चेतना द्वारा एक नारियों के संवर्धन के लिए, नारियों के विभिन्न क्षेत्रों में सहभागी बनाने के लिए एक ऐसा प्रयास शुरू हुआ जिसका स्लोगन थोड़ा सा हम कोट करना चाहेंगे। उसे नारी अभ्युदय का अरुणोदय कहा गया। शांति कुंज हरिद्वार के विशेष मार्गदर्शन में एक और अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री के निर्देश न कह के यह कहा जाए कि उनके आग्रह पर नारी अभ्युदय का अरुणोदय नामक एक अभियान चलाया गया। उस नारी अभ्युदय के अरुणोदय में दो लाइनें विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाती हैं, जिसे कहना बहुत ही अच्छा लगेगा। एक लाइन दी गई, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। अब एक ऐसी ऋषि चेतना के केंद्र से यह बातें प्रसारित होना, अनेक धर्म पक्ष से जुड़े लोगों में, अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं में, अनेक श्रेष्ठ चिंतकों में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया और ये सूत्रधार के रूप में नारियों के प्रति और नारियों के क्रियाओं में विश्वसनीयता की प्रवृत्ति का आगाज होता है कि नारियां इतनी महान हैं, अगर इस भारत राष्ट्र की देवियां जाग जाएं तो युग स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। युग को परिवर्तन करने की कहीं जरूरत नहीं है। कहीं हमें यह जरूरत नहीं है कि हम किसी दूसरे देश से, दूसरे राष्ट्र से कर्ज लें और हम पुनर्निर्माण करें, ग्रामीण पुनर्निर्माण करें, शहरी पुनर्निर्माण करें, अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत करें या अपनी और विभिन्न व्यवस्थाओं को मजबूत करें। नहीं, क्योंकि नए युग का आगाज होने जा रहा है, 21वीं सदी का आगाज होने जा रहा है। इसलिए देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, देश का राष्ट्र का भाग्य खुल जाएगा या हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। फिर इसे आगे गति देते हुए फिर यह कहा गया कि शक्ति साधना बिना न बनता, शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। हम थोड़ी सी अपनी चिंतन अवस्था को वैदिक काल की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। वैदिक काल से लेकर अद्यतन तक की जितनी भी बात हमने किया, उन सब में जितने भी उतार चढ़ाव हुए, उन सारे उतार चढ़ाव का एक मूल रूप इन दो लाइन में देखने को मिल रहा है कि जहां शक्ति की साधना होती है और शक्ति की साधना से समस्त विपरीत कार्यों की सिद्धि हो जाती है, उन विपरीत कार्यों की सिद्धि किससे होती है? वह होती है नारियों से। नारी युग की शक्ति है, नारी राष्ट्र की शक्ति है, और नारी अगर सशक्त हो गई तो राष्ट्र की प्रगति रुक नहीं सकती, राष्ट्र की प्रगति अवश्यंभावी हो जाती है। अनेक विभीषिकाएं रही हों, अनेक विपरीत परिस्थितियां रही हों, लेकिन यदि नारी में थोड़ी बहुत भी चेतना विकास की ओर क्रियाशील होती है, या यूं कहा जाए कि नारियों के प्रति
सामान्य जन के चिंतन, आदर और श्रद्धा के भाव का स्पष्टीकरण करते हों तो स्वभावतः नहीं बल्कि, पुनः हम इस शब्द को दोहराना चाहेंगे कि अनिवार्य हो जाता है उस देश और उस राष्ट्र का फिर बदलना। अब हम सारांश की ओर चलते हैं और सारांश में यह देखने की कोशिश करते हैं, या हमने जो पाया, हम समाजशास्त्र क्षेत्र से संबद्ध हैं और समाजशास्त्र का व्यक्ति प्रत्येक पहलू में इनोवेशन की खोज करता है। प्रत्येक पहलू में, हर चीजों में वो नई चीज ढूंढना चाहता है। हम यह भी जानते हैं कि हर अन्वेषक व्यक्ति कुछ न कुछ चीजों को अपने अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, लेकिन समाजशास्त्री व्यक्ति जो चीज प्रस्तुत करता है वह समेकित आयामों को लिए हुए होता है। कभी किसी भी क्षेत्र में अगर समाजशास्त्र का व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को प्राप्त करना चाहता है, विश्लेषण करना चाहता है और उस विश्लेषण को प्रत्यावेदन का रूप बना करके प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह एक जीवंतता, नवीनता और सुखद एहसास का परिणाम लेकर सामने आती है। उसी का एक बहुत संक्षिप्त रूप है कि 21वीं सदी में जो नारियों में बदलाव है, जिसे हम लगभग अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भी कहते रहते हैं या विभिन्न और भी नारियों से संबंधित बातें आती हैं तो उनको बताते रहते हैं कि आप चेंजिंग की बात कर रहे हैं तो चेंज जो अपने से पा रहे हैं उस चेंज को लिखिए। हाँ, यह आपकी मजबूरी है कि आप रेफरेंस कोड करने के लिए किसी न किसी को लाएंगे, लेकिन किसी को लाने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप सिर्फ रेफरेंस पर टिक जाइए। आपने क्या पाया? आप गए, नारियों से आपने साक्षात्कार किया, आपने नारियों में कौन सी ऐसी नवीनताओं को पाया, कहां बदली नारियां? आप राजनीतिक क्षेत्र की बात किए, आप प्रशासनिक क्षेत्र की बात किए, खेल जगत की बात किए, सामाजिक क्षेत्र की बात किए, धार्मिक क्षेत्र की बात किए, कहां कहां कैसे कैसे परिवर्तन पाया आपने? और जो आपने परिवर्तन पाया उसकी मौलिकताओं को संदर्भ के आच्छादन की आवश्यकता होती है। यदि हम जो कुछ भी पा रहे हैं, हम आज पा रहे हैं कि खेल जगत में नारियों ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया और अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो खेल जगत में बहुत ही सराहनीय काम किया, बहुत ही ऊंचा काम किया। तो हमें कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अच्छा कोई एक ऐसी नारी है जिसने खेल जगत में बहुत ऊंचा काम किया हो, तो हम कुछ 1 2 4 को जानते हैं। जैसे हमें नेहवाल को कोट कर देते, हमें सानिया को कोट करना चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र की बात आती है, राजनैतिक क्षेत्र की इंदिरा गांधी योजना को देखते हैं। 20वीं सदी में 21वीं रूप में बहुओं को कोट भाई ऐसी महिलाएं हैं जो क्षेत्र में अपील करने के लिए एक मिसाल कायम दी है। राजनीतिक क्षेत्र में भी 2007 से लेकर 2012 के बीच हमारे बीच में मुख्यमंत्री के रूप में, हमारी मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री
साथ ही साथ वर्तमान समय में बंगाल की मुख्यमंत्री जो कि सिंघनी का दर्जा प्राप्त की है, वो क्या है इसको हमारा विद्वत समाज जानता है। आता है सामाजिक क्षेत्र में भी न जाने कितनी विदुषियां हैं, न जाने कितनी विद्वान महिलाएं हैं जो अपने सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने सामाजिक सरोकार के माध्यम से, सहकारी प्रवृत्तियों के माध्यम से परचम लहरा रही है। धार्मिक क्षेत्र की जब बात करते हैं तो धार्मिक क्षेत्र में भी नारियों में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, काफी बदलाव आया है और ऐसा बदलाव आया है जिस बदलाव को अकल्पनीय कहा जा सकता है। हम 21वीं सदी को अगर नारी अभ्युदय का अरुणोदय काल कहना चाहे हैं, कहने का प्रयास किया है कि नारी अभ्युदय का अरुणोदय, तो नारी अभ्युदय के अरुणोदय में जहां हम एक काल ऐसा पाते हैं जहां कर्मकांड की क्रियाओं से नारियों को पृथक, कर्मकांड को कराने के लिए नारियों को पृथक रखा जाता था, नारियों को मंत्रोच्चार से दूर रखा जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में धार्मिक क्रियाकलाप में या धार्मिक क्षेत्र में नारियों की सहभागिता को हम देखते हैं तो उसमें भी आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। और जो हम अपेक्षा कर सकते हैं, हमारी अपेक्षा से भी उत्कृष्ट स्तर पर नारियों ने धार्मिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता कायम की। अंतिम रूप से हम शिक्षा की बात करके अपने व्याख्यान को उपसंहार स्तर पर ले जाना चाहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक नारियों में बदलाव की बात है और विशेष रूप से आजाद होने के बाद कम समय में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में नए युग की नारी में बदलाव की बात आती है तो हम शिक्षा और स्वावलंबन पर टिक जाते हैं। स्वावलंबन वह हो जो स्वाधिकार तक उन्हें ले जाए और शिक्षा वह हो जो आविष्कार तक उन्हें ले जाए। नारियों में जो शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि नारियां संवेदनशील होती हैं, आविष्कारक क्रियाओं की स्वामिनी अगर कहा जाए, चूंकि हमने कहीं अपने व्याख्यान में एक शब्द आया होगा कि सृजन की सूत्रधार नारियां होती हैं, इसी क्रम को हम दोहराते हुए इसी पर इस बात को कहने का प्रयास करते हैं कि सूत्रधारियां हैं और अन्वेषी मस्तिष्क की धनी नारियां होती हैं। नारियां वास्तव में आविष्कार, अधिकार और अन्वेषी मस्तिष्क को लिए हुए होती हैं। उनमें उन समग्र क्रियाओं की, उन समग्र व्यवस्थाओं की, उन समग्र नीतियों, रीतियों का समुच्चय होता है जो उन्हें विशिष्ट दर्जा प्राप्त करता है, विशिष्ट रूप प्राप्त कराता है और नए युग में शासन की जो नीतियां रही हैं और विद्वानों की के प्रति विशिष्ट है और प्रभाव परिणाम नारियों के साथ से जाकर चलते दिखाई दे रहा है। और संक्षिप्ततः है कि कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसे पहलू नहीं है जिसमें नारियों का इच्छा हो, विशिष्टता और अग्रता हो। ऐसी हमें थी कि सुखद संकल्पनाओं की पूर्णता की ओर ले जाती है। यही वास्तव में नए युग की नारी, 21वीं सदी की नारी का एक वास्तविक चित्रण रूपण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी। विशिष्ट वक्ता आज के कार्यक्रम के डॉक्टर रतन सिंह को मैं इस मंच की तरफ से बहुत साधुवाद देता हूँ। इन्होंने सारगर्भित व्याख्यान दिया, क्योंकि अभी इस कार्यक्रम को आगे की तरफ दीपक जी ले जाएंगे।
लेकिन इनके व्याख्यान को जब मैं सुन रहा था तो मुझे एक कविता याद आ गई। महाविद्यालय के छात्र ने लिखा था और हमारी महाविद्यालय की पत्रिका में छपा, और अभी अभी एक दूसरे पत्रिका में भी वो छप गई है। शोध छात्र पुनीत कुमार की कविता छपी, और उससे इस क्रम को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के दीपक जी को मंच दे रहा हूँ। ये कविता छपी थी, पुनीत कुमार शोध छात्र की, कि जितनी सुंदर बाहर से उतनी ही अंदर होती है, नर तो है सूखी सी नदी, नारी तो समंदर होती है। सिर्फ सहारा मिले किसी का, बस इतनी चाहत, सिर्फ सहारा मिले उस किसी का, बस इतनी चाहत उसकी, कुछ पाने की आस में वो सब कुछ अपना खोती है। नर तो है सूखी सी नदी, नारी तो समंदर। पुत्री पत्नी चाहे माता, बस सेवा ही धर्म उसका। पुत्री पत्नी चाहे माता, बस सेवा ही धर्म उसका। देकर जग को खुशियां चुपचाप अकेले रोती है। नर तो है सूखी सी नदी, नारी तो समंदर होती है। एक बार और मैं साधुवाद अपने मंच की तरफ से धन्यवाद देता हूँ अपने अग्रज रतंजय सिंह जी को, कि आपने इतना सारगर्भित, इतना बढ़िया व्याख्यान दिया है। अब मैं दीपक जी से आग्रह करता हूँ इस कार्यक्रम का। दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रतंजय सर ने नए युग की नारी पर इतना सारगर्भित व्याख्यान दिया कि महोत्सव में बदल गया आज का कार्यक्रम, और सभी लोगों ने अमृत का रसपान किया होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो नारी के संदर्भ में वैदिक काल से लेकर आधुनिक नारी, 21वीं सदी की नारी तक की यात्रा रतंजय सर ने कराया। डॉक्टर राधाकृष्णन का एक कथन मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे 100 शिक्षित महिलाएं दे दीजिए, मैं आपको एक सभ्य राष्ट्र दे दूंगा। तो निश्चित रूप से महिलाओं का विशिष्ट योगदान है, केंद्रीय भूमिका में वो रहती हैं। परिवार से लेकर देश, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का संचालन उनके हाथों में है। तो सभ्यता के विकास की जो बात राधाकृष्णन ने की थी, वो निश्चित रूप से अक्षरशः सही है, और उस पर प्रकाश डालने का काम डॉक्टर रतंजय सर ने किया। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस कार्यक्रम से बड़े संजीदा रूप से जुड़े डॉक्टर विवेक पांडे सर से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रकट करें, मुख्य वक्ता का धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर विवेक पांडे सर। हंडिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वेबिनार के विद्वत व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आप सभी ने आज समाजशास्त्र विभाग के विशिष्ट विद्वान डॉक्टर रतंजय कुमार सिंह जी को सुना। डॉक्टर रतंजय कुमार सिंह जी ने वैदिक काल से लेकर के समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मानांसी जानता, हम सभी साथ मिलकर के काम करें, साथ मिलकर के गमन करें। सभी साथ मिलकर के जाने से तात्पर्य कदाचित पुरुष स्त्री दोनों ही है। यहां से लेकर के क्रमशः विभिन्न कालों में स्त्रियों की जो दशा रही, उनकी जो महनीयता रही, उन सब से आप सभी का परिचय कराएगा। वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक की इस संपूर्ण यात्रा में डॉक्टर रतंजय कुमार सिंह जी का व्याख्यान निस्संदेह अत्यंत सारपूर्ण और तथ्य से युक्त रहा।
हमारे सभी शिक्षकों के साथ साथ, सभी शिक्षक बंधुओं के साथ साथ हमारे प्रिय विद्यार्थियों ने भी इसका बहुत लाभ लिया। इसके लिए आज के व्याख्याता डॉक्टर रतंजय कुमार सिंह जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम के आयोजक, इस श्रृंखला के आयोजक डॉक्टर दीपक कुमार सिंह जी, श्री दीपक कुमार सिंह जी, डॉक्टर नीरज सिंह जी को भी मैं बधाई देता हूँ और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की जो सारस्वत श्रृंखला है वो क्रमशः आगे बढ़ती है। इस आमुख पटल पर उपस्थित राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही स्क्रीन पे दिख रहे समाज शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। महाविद्यालय के जितने भी हमारे विद्वान साथी इस आमुख पटल से, इस देशराष्ट्रीय वेबिनार से जुड़े, मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य डॉक्टर रणविजय सिंह जी को धन्यवाद करता हूँ कि इतना खूबसूरत कार्यक्रम हम लोग क्रमशः महीने में 1-2 बार चला रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आज डॉक्टर रतंजय कुमार सिंह जी का अत्यंत सारभूत व्याख्यान सुनकर। अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन प्रिय विद्यार्थियों का जिन्होंने इस आमुख पटल के अनुशासन का पूर्णतया पालन किया। ये सचमुच बच्चे बधाई के पात्र हैं और संपूर्ण तन्मयता से आज का व्याख्यान आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च उपस्थित सभी को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज का यह वेबिनार यही पूर्ण होता है। पुनश्च आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। सवाल भी पूछ सकते हैं सर? धन्यवाद सर। अतीक अहमद, सबसे पहले कार्यक्रम आपको कैसा लगा, संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। जी 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 सर, डॉक्टर जी ने सर जो द्वारा जो दी गई नारी जी जो भी इन्होंने व्याख्यान दिया बहुत अच्छा दिया। इनका एक एक लेक्चर जो जब देते हैं बहुत ही इनका आवाज ही हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने शुरू से लेकर अंत तक जो भी व्याख्यान दिया है इस टॉपिक पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन सर थोड़ा सा सवाल भी मुझे पूछना है। हाँ पूछिए सर। वर्तमान स्थिति में जो भी नारियों का शोषण हो रहा है, मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे हो रहा है, या उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? जो भी प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है, वर्तमान समय में इतना शोषण हो रहा है, उनको इतनी बड़ी चुनौतियां है नारी के सामने, तो उनको किस तरह चुनौतियों का सामना करते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए, उनको बढ़ाया जाए? हाँ, मैं बोल सकता हूँ? जी 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 आप ही जी जी जी। जो भी आपका प्रश्न है, उस प्रश्न के माध्यम से आप यह कहना चाह रहे हैं कि नारियों की जो वर्तमान समय में शोषण या नारियों के प्रति दुर्व्यवहार या नारियों में जो भी गिरावट की चीजें देखी जा रही हैं, उसका समाधान कैसे होगा, यही आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए? बहुत संक्षिप्त इसके समाधान का एक रूप है। देवियां देश की जाग जाएं। अगर जाग जाने का अभिप्राय यह कदाचित यह नहीं होता कि जागें तो वह आधुनिकताओं और विभत्स श्रृंगार या अन्य ऐसी क्रियाओं के रूप में जागें जहां से वो खुद
पर खतरे का एक माहौल पैदा कर दे। जागने का अभिप्राय यहाँ इस बात से है कि वो जागें अनुशासन, शुचिता, पवित्रता, चरित्र निष्ठा, कर्म निष्ठा, धार्मिक वृत्तियां आदि को समेकित करके वो क्रियाशील हों, और उनकी यह क्रियाशीलता निश्चित ही दानवीय प्रवृत्ति को मात देगी और वे अपने आप को व्यवस्थित क्रम में रख सकने की समर्थशील होंगी। ठीक है जी सर, जी बहुत अच्छा जवाब दिए। मैं भी सर से थोड़ा सा एक प्रश्न लेना चाहता हूँ, मुझे भी अनुमति दी जाए। मैं परफेक्ट में 3rd सेमेस्टर। सबसे पहले शब्दों के धनी डॉक्टर आर.के. सर को मैं प्रणाम करता हूँ, और पूरे कार्यक्रम को मैं बहुत ही अच्छे से सुना है। और शब्दों के धनी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से मर्यादित शब्दों का चयन करके, या जिस प्रकार से जिसके लिए अभी तक मैं सर को जानता हूँ, वो आज पीजी कॉलेज के इस डिजिटल मंच के माध्यम से सर को सुनने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपने महाविद्यालय को, और जिन मेरे आचार्य ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उन सभी को। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ मैं इसे संज्ञा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो मेरे संदेह है उस संदेह को सर थोड़ा सा उसको दूर करेंगे। मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ सर से, मैं संदेह अपने दूर करना चाहता हूँ। नहीं, आप प्रश्न भी कर सकते हैं। जी, मेरा संदेह ठीक है सर। सर ने अभी पर्दा प्रथा लेकर सर बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ या ये समझने का प्रयास करना चाहता हूँ कि क्या वर्तमान परिदृश्य में पर्दा प्रथा को आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसको रोककर तो उसके बिना भी समाज में समाज की जो आधी आबादी जो, या ये कहें कि जो नारियों की वर्तमान स्थिति है, उसको कैसे आगे जा सकता है? क्या पर्दा प्रथा को लेकर चला जाए या उसको छोड़कर भी हम आगे बढ़ सकते हैं? आप पर्दा प्रथा की शाब्दिक व्याख्या पर न जाएं कि पर्दा प्रथा का अभिप्राय मात्र ढकना, ढक दिया जाए कोई, वह पर्दा नहीं, बल्कि पर्दा का अभिप्राय होता है कि श्रेष्ठता की अनुभूति, हर अच्छी क्रियाओं को श्रेष्ठ मान लिया जाए। उदाहरण के लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि यदि मोबाइल का प्रयोग करना हमारे लिए अनिवार्य है, अपेक्षित है, तो बिना किसी अध्यक्षता के हम मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के प्रयोग में सकारात्मक बातें होनी चाहिए। ये पॉजिटिव 2 पार्ट होते हैं। नेगेटिव पार्ट उसका वो होता है जिसको में रख दिया जाए। महिलाएं नहीं, हम पुरुष में भी पर्दा की बात करना चाहेंगे। केवल महिलाओं को पर्दा नहीं है, बल्कि पुरुषों में भी पर्दा होना चाहिए। चीजों से अपने आप को बचा ले जाया जाए, और हर पॉजिटिव चीजों में अपनी दर्ज कराई जाए। यह मौका, जैसे हमने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्रश्न सुन करके। हमारे प्रिय छात्रों के प्रश्न बहुत ही अच्छा सर, कर रहे हैं। एक क्वेश्चन सर, आप पॉजिटिव की ओर अगर जाएंगे। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है टीकमल की तरफ से। हाँ, अब आप लोगों को हम रोकना चाहेंगे, कार्यक्रम काफी लंबा खिंच गया है। सर एक क्वेश्चन था लास्ट में आप भाव है, तो जिनकी भी जिज्ञासा है वो व्यक्तिगत रूप से रतंजय सर समय उपलब्ध रहते हैं, उनको आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, आप लड़के से वही कहना चाहते थे आपसे कि जितने भी हमारे कॉलेज के छात्र हमारे सांस्थानिक उपस्थिति में किसी समय, मैं बजे से लेकर 3